नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की एक और सुंदर कहानी, हालदार परिवार। इस परिवार में किसी प्रकार का झगड़ा होने का कोई संगत कारण नहीं था। पारिवारिक स्थिति भी अच्छी थी, लोग भी अच्छे थे, लेकिन फिर भी झगड़ा हो गया। यदि संगत कारण होने पर ही मनुष्य का सब कुछ घटित होता, तब तो मानव जगत गणित की कॉपी के समान होता। जरा सी सावधानी बरतते ही हिसाब में कहीं कोई भूल न होती, और यदि हो भी जाती तो उसे रबड़ से मिटाकर संशोधन करने से ही काम चल जाता। किंतु मनुष्य के भाग्य देवता को रस का बोध है। पता नहीं गणित शास्त्र में उनका पांडित्य है या नहीं, किंतु अनुराग नहीं है। मानव जीवन की जोड़ बाकी का विशुद्ध परिणाम निकालने में वे मनोयोग प्रकट नहीं करते। इसलिए अपनी व्यवस्था में उन्होंने एक वस्तु जोड़ दी है, वह है असंगति। जो हो सकता है उसे वह अचानक आकर अस्त व्यस्त कर देती है। इसी से नाट्य लीला जम उठती है। संसार के दोनों कूलों को डुबाकर हास्य रुदन का तूफान चलता रहता है। इस प्रसंग में भी वही घटा। जहां कमलवन था, वहां मस्त हाथी आ उपस्थित हुआ। पंख के साथ पंकज का बेमेल सम्मिश्रण हो गया। ऐसा न होता तो इस कहानी की रचना न हो पाती। जिस परिवार की कहानी प्रस्तुत है, उसमें निसंदेह सबसे योग्य व्यक्ति बनवारी लाल था। इसे वह स्वयं भी अच्छी तरह जानता था और इसी बात ने उसे अशांत कर डाला था। इंजन की स्टीम के समान योग्यता उसे भीतर से ठेलती थी। सामने यदि उसे रास्ता मिलता तो ठीक, यदि न मिलता तो जो आ जाता उसे ही धकेल देता। उसके पिता मनोहर लाल का व्यवहार पुरानी परिपाटी के बड़े आदमियों जैसा था। अपने समाज के मस्तक पर आसन पाकर वे उसके शिरोभूषण होकर रहे, यही उनकी इच्छा थी। फलस्वरूप समाज के हाथ पैरों के साथ वे कोई संपर्क न रखते थे। साधारण व्यक्ति कामकाज करता है, चलता फिरता है, वे कामकाज न करने और न चलने फिरने के अनेक आयोजनों के केंद्र स्थल में ध्रुववत विराजमान रहते। प्रायः देखा जाता है कि इस प्रकार के आदमी बिना प्रयत्न के अपने पास कम से कम दो एक बड़े और एक खरे व्यक्ति को चुंबक के समान खींच लेते हैं। इसका और कोई कारण नहीं। धरती पर एक ऐसे वर्ग का भी जन्म होता है जिसका धर्म ही सेवा करना है। ये स्वयं प्रकृति की चरितार्थता के लिए ही ऐसे अक्षम मनुष्यों को चाहते हैं जो अपना 16 आना भार उनके ऊपर छोड़ सकें। इन सहज सेवकों को अपने काम में कोई सुख नहीं मिलता, किंतु और किसी व्यक्ति को निश्चिंत करना, उसको पूरी तरह से आराम पहुंचाना, उसको सब प्रकार के संकटों से बचाकर ले चलना, लोक तथा समाज में उसके सम्मान की वृद्धि करना, इन्हीं बातों में उनको परम उत्साह मिलता है। ये मानो एक प्रकार के पुरुष माँ हैं, सो भी अपने लड़कों के नहीं, पराए लड़कों के। मनोहर लाल के नौकर का नाम था रामचरण। उसका एकमात्र लक्ष्य अपने बाबू की शरीर रक्षा और स्वास्थ्य हानि की रक्षा करना था। यदि उसके सांस लेने से बाबू के सांस लेने की मेहनत बच जाती तो वह दिन रात लुहार की धौंकने के समान हाँफने के लिए राजी था। बाहर के आदमी प्राय सोचते कि मनोहर लाल अपने नौकर से व्यर्थ परिश्रम कराकर अन्यायपूर्ण कष्ट देते हैं, क्योंकि यदि हाथ से छूकर हुक्के की नली जमीन पर गिर पड़े तो उसे उठाना कठिन काम नहीं है। उसके लिए पुकार कर दूसरे कमरे से रामचरण को दौड़ाना अत्यंत अनुचित सा प्रतीत होता है। किंतु इन सब नितांत अनावश्यक कामों में अपने को अत्यावश्यक समझवाने में ही रामचरण को अपार आनंद मिलता था। जिस प्रकार रामचरण था, उसी प्रकार उनका एक और अनुचर था, नीलकंठ। धन संपत्ति की रक्षा का भार इस नीलकंठ के ऊपर था। बाबू के प्रसाद से परिपुष्ट रामचरण खूब चिकना था, किंतु नीलकंठ की देह के
अस्थि कंकाल के ऊपर किसी प्रकार की आग नहीं थी, यह कहना ही ठीक होगा। बाबू के ऐश्वर्य भंडार के दरवाजे पर वह साक्षात दुर्भिक्ष के समान पहरा देता था। संपत्ति तो थी मनोहर लाल की, किंतु उस पर सारी ममता थी नीलकंठ की। नीलकंठ के साथ बनवारी लाल की खटपट बहुत दिनों से चल रही थी। मान लो पिता के यहाँ दरबारदारी करके बनवारी ने बड़ी बहू के लिए एक नया गहना बनवाने का आदेश प्राप्त किया। उसकी इच्छा थी कि वह रुपया लेकर अपनी रुचि के अनुसार चीज तैयार कराए, किंतु ऐसा होने की गुंजाइश न थी। आय व्यय का सारा काम नीलकंठ के हाथ से ही होना चाहिए। फल यह हुआ कि गहना बना तो सही, किंतु किसी के माफिक नहीं बना। बनवारी को दृढ़ विश्वास हो गया कि सुनार के साथ नीलकंठ का हिस्सा बंटवारा चलता है। खरे आदमियों के शत्रुओं की कमी नहीं होती। ढेरों लोगों से बनवारी यही बात सुनता आ रहा था कि नीलकंठ दूसरे लोगों को जिस मात्रा में वंचित रखता है, उसके अपने घर में उतनी ही अधिक मात्रा से संचित होता जा रहा है। और इन दोनों पक्षों में यह जो इतना विरोध उत्पन्न हो गया था, वह मामूली 10-5 रुपये को लेकर। नीलकंठ में व्यावहारिक बुद्धि का अभाव नहीं था। यह बात समझना उसके लिए कठिन नहीं था कि बनवारी के साथ मेल रखकर न चलने से किसी न किसी दिन उस पर संकट आने की संभावना हो सकती है, किंतु मालिक के धन के संबंध में नीलकंठ को कृपणता का रोग था। जिस खर्च को वह अनुचित समझता था, उसे मालिक का आदेश पाने पर भी वह किसी भी प्रकार नहीं कर सकता था। दूसरी ओर बनवारी को प्रायः अनुचित खर्चे की आवश्यकता पड़ती रहती। पुरुषों के अनेक अनुचित कार्यों के मूल में जो कारण रहता है, वही कारण यहाँ भी पर्याप्त प्रबल भाव से उपस्थित था। बनवारी की पत्नी किरण लेखा के सौंदर्य के संबंध में अनेक मत हो सकते थे, उसको लेकर आलोचना करना अनावश्यक है। उसमें जो मत बनवारी का था, प्रस्तुत प्रसंग में एकमात्र वही काम का है। वस्तुतः पत्नी के प्रति बनवारी के मन में जिस मात्रा में आकर्षण था, उसे घर की अन्य स्त्रियां अति ही मानती थीं। अर्थात वे अपने पति से जितना प्यार चाहती किंतु पाती न थी, यह उतना था। किरण लेखा की आयु जितनी भी रही हो, देखने में वह बच्ची ही लगती थी। घर की बड़ी बहू की आकृति प्रकृति जैसी मालकिन के ढंग की होनी चाहिए, वैसी उसकी तनिक भी न थी। सब मिलाकर वह जैसे बहुत थोड़ी हो। बनवारी उसे प्यार से अणु कहता, जब इससे भी पूरा न पड़ता तो परमाणु कहता। रसायन शास्त्र की जिसको जानकारी है, वे जानते हैं कि विश्व के निर्माण में अणु परमाणुओं की शक्ति ऐसी कम नहीं है। किरण ने किसी भी दिन पति से किसी चीज की मांग नहीं की। उसका कुछ ऐसा उदासीन भाव था, मानो उसे विशेष किसी से प्रयोजन न हो। घर में उसकी बहुत सी छोटी बड़ी नंदें थी। उसका मन सदा उन्हीं में लगा रहता। नव यौवन के नवजागृत प्रेम में जो एक एकांत तपस्या होती है, वह उसे उतनी आवश्यक प्रतीत न होती थी। इसी कारण बनवारी के साथ उनके व्यवहार में कुछ विशेष आग्रह के लक्षण नहीं दिखते थे। बनवारी से जो कुछ उसे मिलता, उसे वह शांत भाव से ग्रहण करती। आगे बढ़कर वह कुछ नहीं चाहती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि पत्नी किस प्रकार खुश होगी, यह बात बनवारी को स्वयं सोचकर ढूंढनी पड़ती। पत्नी जहाँ स्वयं अपने मुख से फरमाइश करती है, वहाँ उसे तर्क द्वारा कुछ न कुछ कम करना संभव होता है, किंतु स्वयं अपने साथ मोल भाव नहीं चल सकता। ऐसे स्थल पर अयाचित दान से याचित दान की अपेक्षा खर्च अधिक पड़ जाता है। फिर पति के प्रेम का उपहार पाकर किरण को कितनी खुशी हुई, इसे ठीक से समझने का कोई उपाय न था। इस संबंध में प्रश्न करने पर वह कहती, बढ़िया है, अच्छा है, किंतु बनवारी के मन का खटका किसी भी तरह दूर न होता। क्षण क्षण में उसे लगता शायद पसंद नहीं आया। किरण पति को कुछ डांट कर कहती, तुम्हारा तो स्वभाव ही ऐसा है, न जाने नुक्ताचीनी क्यों करते रहते हो। क्यों,
या तो खूब अच्छा बना है। बनवारी ने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था, संतोष मनुष्य का महत्व गुण है, किंतु पत्नी के स्वभाव में यह महत्व गुण उसे कष्ट पहुंचाता था। उसकी पत्नी ने उसे केवल संतुष्ट ही नहीं किया था, बल्कि अभिभूत भी किया था। वह भी पत्नी को अभिभूत करना चाहता था। उसकी पत्नी को तो कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। यौवन का लावण्य अपने आप उछला पड़ता था, सेवा का नैपुण्य स्वयं प्रकाशित हो जाता, किंतु पुरुष को ऐसा सहज सुयोग प्राप्त नहीं है। पौरुष का परिचय देने के लिए उसे कुछ न कुछ करना पड़ता है। उसमें कोई एक विशेष शक्ति है, इसका प्रमाण दिए बिना पुरुष का प्रेम म्लान बना रहता है। यदि और कुछ भी न रहे, धन जो शक्ति का निदर्शन है, मोर के पंखों के समान पत्नी के समीप उस धन की सारी वर्ण छटा प्रदर्शित कर सकने पर मन को सांत्वना मिलती है। नीलकंठ ने बनवारी की प्रेम नाट्य लीला के इस आयोजन में बारंबार बाधा पहुंचाई। बनवारी घर का बड़ा लड़का था, तो भी उसकी किसी बात में नहीं चलती थी। मालिक का प्रश्रय पाकर भृत्य होते हुए भी नीलकंठ उस पर आधिपत्य जमाता। उससे बनवारी को जिस असुविधा और अपमान का अनुभव होता, वह किसी कारण उतना नहीं होता था जितना कामदेव के तुणीर में मनोनुकूल बाण जुटाने की अक्षमता के कारण होता था। एक दिन इस धन संपत्ति पर उसी का तो अबाध अधिकार होगा, किंतु यौवन क्या चिरकाल रहेगा। वसंत के रंगीन प्याले में फिर यह सुधारस अपने आप इस प्रकार नहीं भर उठेगा। तब रुपया विषयी का धन होकर खूब कठोर होकर जम पाएगा। गिरि शिखर के हिम संघात के समान उसमें बात बात में असावधान मन की अपव्यय की लहरें क्रीड़ा नहीं करेंगी। रुपये की आवश्यकता तो इसी समय है जब आनंद के लिए उसके खर्च की शक्ति नष्ट नहीं हुई है। बनवारी के 3 खास शौक थे, कुश्ती, शिकार और संस्कृत चर्चा। उसकी कॉपी संस्कृत की अद्भुत कविताओं से लबालब भरी थी। बादल के दिन चांदनी रात में दक्षिण पवन के चलने पर वह बड़े काम आती थी। सुविधा यह थी कि नीलकंठ इन कविताओं की अलंकार बहुलता को कम नहीं कर सकता था। अतिशयोक्ति चाहे जितनी अतिशय हो, कोई मुनीम सरिश्तेदार उसके लिए उत्तरदायी न थे। किरण के कान के सोने में कृपणता की जाती थी, किंतु उसके कान के समीप जो मंदाक्रांता गुंजरित होता था, उसके छंद में एक भी मात्रा कम न होती और उसके भाव में कोई सीमा ही न रहती। ऐसा कहने से अतियुक्ति न होगी। बनवारी का चेहरा पहलवान की भांति लंबा चौड़ा था। जब वह क्रोधित होता तब उसके डर से लोग घबरा जाते, किंतु इस जवान व्यक्ति का मन बहुत ही कोमल था। उसका छोटा भाई बंशीलाल जब छोटा था तब उसने उसे मातृ स्नेह से पाला था। उसके हृदय में मानो प्यार दुलार करने की भूख हो। अपनी पत्नी को वह जो प्यार करता था, उसके साथ यह चीज़ भी जुड़ी हुई थी, प्यार दुलार करने की इच्छा। किरण लेखा तरु छाया के नीचे पथ भूली रश्मि रेखा के समान ही छोटी थी। छोटी होने के कारण ही उसने अपने पति के मन में एक भारी संवेदना जगा रखी थी। इस पत्नी को वस्त्राभूषणों आदि से सजाकर देखने की उसकी बड़ी इच्छा थी। वह भोग करने का आनंद नहीं, वह रचना करने का आनंद था। वह एक को अनेक करने का आनंद था। किरण लेखा को नाना वर्णों में, नाना आवरणों में, नाना प्रकार के रूपों में देखने का आनंद था, किंतु केवल संस्कृत के श्लोकों का पाठ करने से ही बनवारी का यह शौक किसी भी प्रकार पूरा नहीं हो पाता था। उसके अपने भीतर एक पुरुषोचित प्रभु शक्ति है, यह भी वह प्रकट न कर सका और प्रेम की साम्राज्ञी को अनेक उपकरणों से ऐश्वर्यपूर्ण बनाने की उसकी जो इच्छा है वह भी पूरी नहीं हो पाती। इस प्रकार धनी की यह संतान अपनी मान मर्यादा, अपनी सुंदर पत्नी, उसका परिपूर्ण यौवन, साधारणतः लोग जिसकी अभिलाषा करते हैं, वह सब कुछ लिए हुए भी संसार में एक दिन एक उत्पात के समान उठ खड़ी हुई।
सुखदा मधु कैवर्त की पत्नी थी, जो मनोहर लाल का आसामी था। वह एक दिन घर के भीतर आकर किरण लेखा के पैर पकड़कर रोने लगी। बात यह थी, कुछ वर्ष पूर्व नदी में मछली पकड़ने का जाल फैलाने के काम के लिए हर बार की भांति मछुआरों ने एक साथ मिलकर कर्जनामा लिखकर मनोहर लाल की कचहरी से 1000 रुपया उधार लिया था। अच्छी मछली मिलने पर असल रुपया ब्याज सहित चुका देने में कोई असुविधा न होती, इसलिए ऊंची ब्याज दर पर रुपया उधार लेने में ये लोग आगा पीछा नहीं करते थे। उस वर्ष वैसी मछली नहीं मिली और संयोग से एक के बाद एक 3 वर्ष तक नदी की धारा में इतनी कम मछलियां आईं कि मछुआरों का खर्च भी न निकल पाया। यहाँ तक कि वे उल्टे ऋण के जाल में फंस गए। जो मछुआरे अन्य इलाकों के थे वे तो फिर दिखाई ही नहीं दिए, किंतु मधु कैवर्त वहीं का आसामी था। वहाँ उसका पुश्तैनी मकान था। उसके भागने का उपाय न होने के कारण कर्ज चुकाने का सारा उत्तरदायित्व उसके ऊपर आ पड़ा। सर्वनाश से रक्षा पाने का अनुरोध लेकर वह किरण की शरण में आई थी। किरण की सास के पास जाने से कोई लाभ नहीं होता, इसे सभी जानते थे, क्योंकि नीलकंठ की व्यवस्था में कोई कमी नहीं निकाल सकता था। इस बात की वे कल्पना भी न कर सकती थी। नीलकंठ के प्रति बनवारी के मन में बहुत आक्रोश था। यह जानकर ही मधु कैवर्त ने अपनी पत्नी को किरण के पास भेजा था। बनवारी चाहे जितना क्रोध एवं चाहे जितनी आत्मश्लाघा करे, किरण निश्चय पूर्वक जानती थी कि नीलकंठ के काम में हस्तक्षेप करने का उसे कोई अधिकार नहीं। इसलिए किरण ने सुखदा को बार बार समझाने का प्रयत्न करते हुए कहा, बेटी क्या करूं बताओ, तुम जानती हो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मालिक हैं, मधु से कहो उनको जाकर पकड़ें। यह प्रयत्न तो पहले ही किया जा चुका था। मनोहर लाल के पास किसी बात की फरियाद करते ही वे उसके विचार का भार नीलकंठ के ही ऊपर छोड़ देते थे। इसमें कभी कोई हेरफेर नहीं होता था। इससे प्रार्थी की विपत्ति और भी बढ़ जाती थी। दूसरी बार यदि कोई उनके पास अपील करना चाहता तो मालिक क्रोध से आग बबूला हो उठते थे। अगर जमीन जायदाद का झंझट उन्हें ही उठाना पड़ गया तो फिर उसका भोग करने में सुख ही क्या रहा। सुखदा जब किरण के पास रो पीट रही थी, तभी बनवारी बगल के कमरे में बैठा अपनी बंदूक की नली में तेल लगा रहा था। बनवारी ने सारी बातें सुनी। किरण करुण स्वर में बार बार कह रही थी कि हम इसका कोई भी प्रतिकार करने में असमर्थ हैं। यह बात बनवारी की छाती में शूल के समान चुभ गई। उस दिन माघी पूर्णिमा फाल्गुन के आरंभ में आकर पड़ी थी। दिन के समय की उमस को मिटाकर संध्या समय अचानक एक मतवाली हवा चल पड़ी थी। कोकिल कूक कूक कर अधीर हुई जा रही थी। बार बार एक ही सुर की चोट से वह न जाने कहाँ के किस वैराग्य को विचलित करने की चेष्टा कर रही थी, और आकाश में फूलों की सुगंधी का मेला लग गया था, जैसे खचाखच भीड़ हो। जंगले के बिल्कुल पास अंतःपुर के बगीचे से मुझ चंद फूल की गंध ने वसंत के आकाश को नशे में बेसुध कर दिया था। किरण ने उस दिन लटकन रंग की साड़ी तथा चूड़े में बेला के फूलों की माला पहनी थी। लटकन वृक्ष के फल के बीज का रंग लाल होता है, उसी रंग की साड़ी थी। इस दंपत्ति के प्रचलित नियमानुसार उस दिन बनवारी के लिए भी फाल्गुन ऋतु का उत्सव मनाने के योग्य एक लटकन रंग की चद्दर और बेला के फूलों का गजरा तैयार किया गया था। रात का पहला पहर बीत गया तो भी बनवारी दिखाई नहीं दिया। यौवन का भरा प्याला आज उसे किसी प्रकार भी अच्छा नहीं लगा। प्रेम के वैकुंठ लोक में इतनी बड़ी कुंठा लेकर वह कैसे प्रवेश करता। मधु कैवर्त का दुख दूर करने की क्षमता उसमें नहीं थी, वह क्षमता नीलकंठ में थी। ऐसे का पुरुष के गले में पहनाने के लिए माला किसने गूंथी थी। पहले उसने अपने बाहर वाले कमरे में नीलकंठ को बुलवाया
और कर्ज चुकाने के उत्तरदायित्व के लिए मधु कैवर्त को बर्बाद करने से मना किया। नीलकंठ ने कहा, मधु को यदि प्रश्न दिया जाएगा तो फिर इस तिमाही के प्रारंभ में ढेरों रुपया बाकी रह जाएगा, सभी उज्र करना शुरू कर देंगे। बनवारी जब तर्क में न जीत सका तो जो उसके मुंह में आया बकने लगा और बोला, नीच। नीलकंठ ने कहा, नीच न होता तो बड़े आदमी की शरण क्यों लेता? उसने कहा, चोर। नीलकंठ ने कहा, सो तो है ही, भगवान जिसे अपना कुछ नहीं देते, दूसरे के धन से ही तो वह प्राण बचाता है। सारी गालियां उसने अपने सिर पर ले ली। अंत में कहा, वकील बाबू बैठे हैं, उनके साथ काम की बात समाप्त कर लूं, यदि आवश्यकता समझें तो फिर आऊँगा। बनवारी ने अपने छोटे भाई बंशी को अपने दल में मिलाकर उसी समय पिता के पास जाने का निश्चय किया। वह जानता था अकेले जाने से कोई फल न होगा, क्योंकि इस नीलकंठ को लेकर पिता के साथ उसकी पहले ही खटपट हो चुकी थी। पिता उसके ऊपर अप्रसन्न ही थे। एक दिन था जब सभी सोचते थे कि मनोहर लाल अपने बड़े लड़के को सबसे अधिक चाहते हैं, किंतु अब लगता था बंशी के ऊपर ही उनका अधिक मोह था। इसलिए बनवारी ने बंशी को भी अपनी नालिश में शामिल करना चाहा। बंशी बड़ा भला लड़का था। इस परिवार में अकेले उसी ने 2 परीक्षाएं पास की थीं। इस बार वह कानून की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। दिन रात जाग कर पढ़ते पढ़ते उसके अंतर में कुछ जमा हो रहा था या नहीं, यह अंतर्यामी ही जाने, किंतु शारीरिक दृष्टि से खर्च के सिवा और कुछ भी नहीं था। इस फाल्गुन की संध्या को उसके कमरे की खिड़की बंद थी। ऋतु परिवर्तन से वह बहुत डरता था। हवा पर उसे तनिक भी श्रद्धा न थी। मेज पर केरोसिन का एक लैंप जल रहा था। कुछ पुस्तकें जमीन पर तख्त के बगल में पड़ी थीं। कुछ मेज पर, दीवार के ताक पर औषधियों की कुछ शीशियां रखी थीं। बनवारी के प्रस्ताव से बंशी किसी भी तरह सहमत न हुआ। बनवारी क्रुद्ध होकर गरज उठा, तू नीलकंठ से डरता है। बंशी इसका कोई उत्तर न देकर चुप रह गया। वास्तव में उसकी चेष्टा सदा नीलकंठ को अनुकूल रखने की होती थी। वह पूरा वर्ष कोलकाता के घर में ही बिताता। वहाँ निर्धारित रुपये की अपेक्षा उसे ज़्यादा की आवश्यकता पड़ ही जाती। इस सिलसिले में नीलकंठ को प्रसन्न रखने का उसे अभ्यास हो गया था। बंशी को भीरू का पुरुष नीलकंठ का चरण चारण चक्रवर्ती कहकर गालियों की बौछार करके बनवारी अकेला ही पिता के पास जा उपस्थित हुआ। मनोहर लाल अपने बाग की पुष्करिणी के घाट पर नंगे बदन आराम से हवा खा रहे थे। पार्थ दगन पास बैठे कोलकाता के बैरिस्टर की जिरह से जिला कोर्ट में दूसरे गांव के जमींदार अखिल मजुमदार किस प्रकार हैरान हो गए, उसी की कहानी श्रुति मधुर बनाकर मालिक से कह रहे थे। उस दिन वसंत संध्या की सुगंधी के सहयोग से वह वृतांत उनके लिए अत्यंत रमणीक हो उठा था। सहसा बनवारी ने बीच में आकर रसभंग कर दिया। भूमिका बांधकर अपनी बात को धीरे धीरे प्रकट करने योग्य उसकी अवस्था नहीं थी। उसने उच्च स्वर में एकदम कहना शुरू कर दिया, नीलकंठ के द्वारा उसकी क्षति हो रही है। वह चोर है, मालिक का रुपया मारकर अपना पेट भरता है। इस बात का कोई प्रमाण न था और वह सत्य भी नहीं था। नीलकंठ के द्वारा संपत्ति की वृद्धि हुई थी और वह चोरी भी नहीं करता था। बनवारी ने सोचा था नीलकंठ के सत्य स्वभाव के प्रति अटल विश्वास होने के कारण ही मालिक सब मामलों में उसके ऊपर इस प्रकार आंख बंद करके निर्भर रहते हैं। यह उसका भ्रम था। मनोहर लाल के मन में दृढ़ धारणा थी कि नीलकंठ मौका लगने पर चोरी करता है, किंतु इस कारण उनके मन में किसी प्रकार की अश्रद्धा नहीं थी, क्योंकि अनादिकाल से संसार इसी प्रकार चलता आ रहा है। अनुचर गण की चोरी की बचत से ही तो सदा बड़े घर पलते हैं। चोरी करने की चतुराई जिसमें नहीं है, मालिक की संपत्ति की रक्षा करने की बुद्धि ही उसमें कहाँ से आएगी। धर्मपुत्र युधिष्ठिर से तो जमींदारी का काम नहीं चल सकता। मनोहर ने अत्यंत खींच कर कहा, अच्छा, नीलकंठ क्या करता है या नहीं करता, इस बात की चिंता तुम्हें नहीं होगी। साथ ही यह भी कहा,
देखो ना, बंशी का तो झंझट नहीं है, वह कैसा पढ़ लिख रहा है, वह लड़का फिर भी थोड़ा बहुत आदमी सरीखा है। इसके पश्चात अखिल मजूमदार की दुर्गति की कहानी में रस नहीं आया। परिणाम स्वरूप मनोहर लाल के लिए उस दिन वसंत की वायु व्यर्थ ही चली और पुष्करिणी के काले जल के ऊपर चंद्र ज्योत्सना के झिलमिलाने की कोई उपयोगिता न रही। उस दिन की संध्या व्यर्थ नहीं गई तो केवल बंशी और नीलकंठ के लिए। खिड़की बंद करके बंशी देर रात तक पढ़ता रहा और वकील के साथ परामर्श करते हुए नीलकंठ ने आधी रात काट दी। कमरे का दीपक बुझाकर किरण खिड़की के पास बैठी थी। काम आज उसने बहुत जल्दी समाप्त कर लिया था। रात्रि का भोजन करना अभी बाकी था, किंतु अभी तक बनवारी ने खाना नहीं खाया था, इसलिए वह प्रतीक्षा कर रही थी। मधु कैवर्त की बात उसे याद भी नहीं थी। बनवारी मधु के दुख का कोई प्रतिकार नहीं कर सकता। इस संबंध में किरण के मन में लेश मात्र भी क्षोभ न था। अपने पति से कभी वह किसी विशेष क्षमता का परिचय पाने के लिए उत्सुक नहीं थी। परिवार के गौरव में ही उसके पति का गौरव था। उसका पति उसके ससुर का बड़ा लड़का था, उसे इससे भी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। इस प्रकार की बात कभी उसके मन में भी न आई। आखिर ये तो गोसाईगंज के प्रसिद्ध हालदार के वंशज थे। बनवारी बहुत रात तक बाहर के बरामदे में टहलने के बाद कमरे में आया। वह भूल गया था कि उसने भोजन नहीं किया है। किरण उसकी प्रतीक्षा में बिना खाना खाए बैठी थी। इस घटना ने उस दिन जैसे उसको विशेष रूप से चोट पहुंचाई हो। किरण के इस कष्ट को स्वीकार करने के साथ उसकी अपनी अकर्मण्यता का मानो मेल न बैठ पाया हो। भोजन का कौर उसके गले में अटकने लग गया। बनवारी ने अत्यंत उत्तेजना के साथ पत्नी से कहा, जैसे भी हो मैं मधु कैवर्त की रक्षा करूंगा। लो और सुनो, तुम उसे किस तरह बचाओगे? किरण ने उसकी इस अनावश्यक उग्रता पर विस्मित होकर कहा। मधु का ऋण बनवारी स्वयं शोध कर देगा, यही उसका प्रण था। किंतु बनवारी के हाथ में कभी रुपया जमा नहीं रहता। उसने निश्चय किया कि अपनी 3 अच्छी बंदूकों में से एक बंदूक और एक कीमती हीरे की अंगूठी बेचकर वह धन इकट्ठा करेगा। किंतु गांव में इन सब चीज़ों का उचित मूल्य नहीं मिलेगा और बेचने का प्रयत्न करने पर चारों ओर लोग कानाफूसी करेंगे। इस कारण कोई न कोई बहाना करके बनवारी कोलकाता चला गया। जाते समय मधु को बुलाकर आश्वासन दे गया कि उसके लिए भय की कोई बात नहीं है। इधर बनवारी का शरणापन्न हुआ समझकर नीलकंठ मधु पर क्रोध से आग बबूला हो उठा। चपरासियों के अत्याचार से कैवर्त मोहल्ले की इज्जत संकट में पड़ गई। जिस दिन बनवारी कोलकाता से लौटकर आया, उसी दिन मधु का लड़का स्वरूप दौड़ता हाँफता हुआ आया और सहसा बनवारी के पैरों में लेटकर हाय हाय करके रोने लग गया। क्या है रे, मामला क्या है? मेरे पिता को नीलकंठ ने कल रात से कचहरी में बंद कर रखा है, स्वरूप ने कहा। बनवारी का सारा शरीर क्रोध से कांपने लगा। अभी जाकर थाने में खबर करा, बनवारी क्रोधित स्वर में बोला। मर गए, थाने में खबर नीलकंठ के विरुद्ध? उसके पैर उठना नहीं चाहते थे। अंत में बनवारी के धमकाने पर उसने थाने में जाकर खबर कर दी। पुलिस ने तुरंत कचहरी में आकर मधु को बंधन से छुड़ाया और नीलकंठ तथा कचहरी के कई चपरासियों को अभियुक्त बनाकर मजिस्ट्रेट के पास चालान कर दिया। मनोहर बड़े चिंतित हो उठे। उनके मुकदमे के मंत्री घूस के बहाने पुलिस के साथ मिलकर रुपया लूटने लगे। कोलकाता से एक बैरिस्टर आया। वह बिल्कुल कच्चा था, नया पासशुदा। सुविधा इतनी ही थी कि जितनी फीस उसके नाम खाते में लिखी जाती थी, उतनी फीस उसकी जेब में नहीं पहुंचती थी। दूसरी ओर मधु कैवर्त के पक्ष में जिला अदालत का एक कुशल वकील नियुक्त हुआ। उसका खर्च कौन दे रहा था पता नहीं चला। नीलकंठ को 6 महीने की सजा हुई। हाई कोर्ट की अपील में भी वह बहाल रही। अंगूठी और बंदूक का उचित मूल्य में बिकना व्यर्थ नहीं हुआ।
परिणाम स्वरूप मधु बच गया और नीलकंठ को जेल हो गई। किंतु इस घटना के बाद मधु अपने घर टिके कैसे? बनवारी ने उसको आश्वासन देकर कहा, तू बेफिक्र रह, तुझे कोई डर नहीं है। किसके बल पर आश्वासन दिया था यह वही जाने, शायद केवल अपने पौरुष के बल पर। इस मामले के मूल में बनवारी था। इसको छिपा रखने का विशेष प्रयत्न उसने नहीं किया। बात प्रकट भी हो गई, यहाँ तक कि मालिक के कानों तक पहुंची। उन्होंने नौकर के द्वारा कहला भेजा, बनवारी कभी मेरे सामने न आए। बनवारी ने पिता का आदेश अमान्य नहीं किया। किरण अपने पति का व्यवहार देखकर अवाक रह गई। यह क्या मजाक है? घर का बड़ा लड़का, पिता के साथ बातचीत बंद, तिस पर अपने कर्मचारियों को जेल में भेजकर दुनिया के लोगों के सामने अपने परिवार का सिर नीचा कर देना, वह भी इस एक साधारण मधु कैवर्त को लेकर। विचित्र बात थी, इस वंश में कितने बड़े बाबू जन्मे एवं नीलकंठों का भी कभी अभाव न रहा। नीलकंठ अर्थव्यवस्था का सारा भार स्वयं लेते रहे और बड़े बाबू पूरी तरह निश्चेष्ट भाव से वंश गौरव की रक्षा करते रहे। ऐसी उल्टी गंगा तो कभी नहीं बही। आज इस परिवार के बड़े बाबू के पद की अवनति होने पर बड़ी बहू के सम्मान को ठेस पहुंची। इससे इतने दिन बाद आज पति के प्रति किरण की वास्तविक अश्रद्धा का कारण आज उठा। इतने दिन बाद उसकी वसंत काल की लटकन रंग की साड़ी एवं जूड़े की बेल फूलों की माला लज्जा से म्लान हो गई। किरण की उम्र काफी हो गई थी, फिर भी वह निसंतान थी। इस नीलकंठ ने ही एक दिन मालिक की आज्ञा पाकर पात्री देखकर बनवारी का एक और विवाह पक्का कर दिया था। बनवारी हालदार वंश का बड़ा लड़का था। सब बातों से पहले यह बात तो ध्यान में रखनी ही थी, वह निसंतान रहे, यह तो हो ही नहीं सकता था। इस बात से किरण की छाती धक धक करके कांप उठी, किंतु इसे वह मन ही मन स्वीकार किए बिना भी न रह सकी कि बात संगत थी। तब भी उसने नीलकंठ पर तनिक भी क्रोध न किया, अपने भाग्य को ही दोषी ठहराया। उसका पति यदि क्रोधित होकर नीलकंठ को मारने न जाता एवं विवाह संबंध तोड़कर पिता माता के साथ लड़ाई झगड़ा न करता तो किरण उसको अन्यायी न मानती। यहाँ तक कि बनवारी ने अपने वंश की बात नहीं सोची। इससे अत्यंत गोपन भाव से किरण के मन में बनवारी के पौरुष के प्रति अश्रद्धा हो गई। बड़े घर का उत्तरदायित्व क्या साधारण उत्तरदायित्व है? उसको निष्ठुर होने का अधिकार है। उसके समीप किसी तरुणी स्त्री का अथवा किसी दुखी कैवर्त के सुख दुख का मूल्य ही कितना है। साधारणतः जो घटित होता रहता है, कभी कभी उसके घटित न होने पर कोई उसे क्षमा नहीं कर सकता। यह बात बनवारी किसी भी प्रकार न समझ सका। उसके लिए पूर्ण रूप से घर का बड़ा बाबू होना ही उचित था। अन्य किसी प्रकार के उचित अनुचित की चिंता करके यहाँ की धारावाहिकता नष्ट करना उसके लिए अकरणीय था। यह उसे छोड़कर और सबके लिए अत्यंत सुस्पष्ट था। इसको लेकर किरण ने अपने देवर से कितना दुख प्रकट किया था। वंशी बुद्धिमान था, उसे खाना हजम न होता और थोड़ी सी हवा लगते ही वह जुकाम खांसी से व्याकुल हो जाता, किंतु वह स्थिर धीर और विद्वान था। वह अपनी कानून की किताब का जो अध्याय पढ़ रहा था उसे मेज पर उलटकर रखते हुए उसने किरण से कहा, यह पागलपन के अलावा और कुछ नहीं है। जानते हो देवर जी, तुम्हारे भैया जब तक ठीक रहते हैं तब तक ठीक है, किंतु यदि एक बार बिगड़ जाएं तो फिर उन्हें कोई नहीं संभाल सकता। मैं क्या करूं, बताओ तो सही। किरण ने अत्यंत उद्वेग से सिर हिलाकर कहा। तो दोस्तों, यह थी रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कहानी हालदार परिवार का पहला भाग। आज के इस भाग में हमने देखा कि कैसे एक संपन्न और सुखी दिखने वाले परिवार के भीतर छोटी छोटी बातों से तनाव और झगड़े की जड़ें फैल जाती हैं। आप बताइए, क्या बनवारी आगे चलकर नीलकंठ से अपना हिसाब बराबर कर पाएगा? क्या मनोहर लाल को इन तनावों का एहसास होगा? और क्या इस परिवार में फिर से सुख शांति
लौट आएगी। अगले भाग में इन सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। आपके विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नया भाग सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं अर्चना त्यागी मिलती हूँ फिर से इसी चैनल पर कहानी के अगले भाग को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।